यूक्रेन पर मिसाइल हमले का वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रूसी सेना किसी अज्ञात स्थान से यूक्रेन पर मिसाइल दागी और रूस का दावा है कि इस मिसाइल हमले में उसने यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि 55 दिन से जंग लगातार जारी है। रूस की फौज ने यूक्रेन की सेना पर आरोप लगाया कि उसने अपने ही एक गांव को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें चारों तरफ टूटी इमारतों का मलबा नजर आया। ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील दिखीं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने जानबूझकर ज़ापोरिज़िया के इस इलाके में बम बरसाए। बताया गया कि हमला एक गोदाम को टारगेट कर किया गया था, जिसमें गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया। साथ ही कई दूसरी इमारतें भी ध्वस्त हो गईं। विस्फोट इतने जोरदार थे कि कई बिल्डिंगों की छतें जमींदोज हो गईं। वहीं पास खड़े ट्रकों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। बताया गया कि हमले में ज्यादा नुकसान लकड़ी से बने घरों को पहुंचा। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस पर कड़ी कार्रवाई की गई है और खबर है कि रूस के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला यूरोप के देशों ने किया है। रूस के बैंकिंग सिस्टम में 37% की हिस्सेदारी रखने वाले इस बैंक पर कार्रवाई रूस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। पुतिन की सेना ने मारियोपोल से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया और वहां जल्द ही कब्जा करने का बड़ा दावा किया। वहां यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत से ही भीषण जंग छिड़ी, जिसमें यूक्रेन की सेना के सामने रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों ने एक साथ मिलकर जंग लड़ी। लेकिन युद्ध के 54 दिन बीत जाने के बाद भी रूस की सेना वहां पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि अब उसकी तरफ से कहा गया कि मारियोपोल किसी भी वक्त पुतिन के पंजे में आ सकता है, क्योंकि रूसी सेना ने एक और खतरनाक प्लान बनाया है। यूक्रेन के लोगों का इस्तेमाल उनकी सेना के बचे हुए सैनिकों के खिलाफ ही करने का प्लान। और इसके लिए रूस के सैनिकों ने वहां जो लोग बच गए उनको कई हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें अलग अलग कैंपों में भेज दिया गया, जिनमें कुछ लोगों को अपने ही देश के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी सेना में जबरन शामिल कराया जा रहा है, जो कि पहले मारियोपोल में लड़ेंगे और फिर वहां जीत मिलने के बाद यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में जंग में शामिल होंगे। वहीं जो लोग जंग लड़ने के लायक नहीं, उन्हें शहर में पहले मलबे को साफ करने के काम में लगा दिया गया। उधर मारियोपोल के ही एक दूसरे हिस्से में रूसी सेना ने भीषण हमले जारी रखे। रूस की सेना के मुताबिक उस इलाके में यूक्रेन के कुछ सैनिक भागकर छिप गए थे और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सैनिकों के एक दस्ते ने वहां जोरदार हमला बोल दिया। भारी फायरिंग के बीच पुतिन के सैनिक तेजी से उस इलाके में घुसते चले गए। इसके बाद उनकी तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों पर जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद वहां का पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कुछ इसी तरह का हमला रूस ने अजोस्तल स्टील प्लांट पर भी किया। रूस का दावा है कि उसके हमले से घबराकर लगभग 400 सैनिक उस स्टील प्लांट में छुपे थे, जिसमें ज्यादातर विदेशी लड़ाके थे। इसके बाद रूस ने इन सैनिकों को हथियार डालने की मोहलत दी, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उनके ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए गए। रूस की सेना के मुताबिक प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर के लिए एक मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाबी हमला कर दिया और फिर पुतिन की सेना ने उनके खात्मे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए और पूरे प्लांट को चारों तरफ से घेर लिया। और वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर ये दावा किया कि उन्होंने रूस के टैंक पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया है और ये वीडियो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का बताया जा रहा है, जिसमें जंगल में एक टैंक छुपा नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ रूसी सैनिक मौजूद थे जो हमले की फिराक में थे, लेकिन उनके कुछ कर पाने से पहले ही यूक्रेन के एक ड्रोन ने उसे निशाने पर लेकर वहां मिसाइल दाग दी, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। बताया गया कि वहां रूसी फौज ने गोला बारूद भी इकट्ठा किया था, जिसमें काफी देर तक धमाके होते रहे। इस हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया रहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मारियोपोल पर रूस के कब्जे को यूक्रेन के साथ जंग में एक अहम मोड़ करार दिया। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक अगर यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल पर रूस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया तो इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ आ जाएगा, क्योंकि इस शहर पर कब्जा करने के बाद रूस को युद्ध में आगे की रणनीति बनाने में काफी मदद मिल सकती है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही पुतिन की सेना आसानी से ऐसा कर पाएगी, क्योंकि मारियोपोल पर कब्जे के बाद डोनेस्क और लोहांस्क से होते हुए क्राइमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बन जाएगा, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है और ये उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। यही नहीं, मारियोपोल का जिक्र करने के बहाने चीन ने अमेरिका और नेटो को चेतावनी भी दे दी कि अमेरिका और नेटो जिस तरह से हथियार देकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई और इसी दौरान रूसी फौज ने वेलेका टिमिरका में एक कोल्ड ड्रिंक प्लांट को तबाह कर दिया और प्लांट तबाह होने से आसपास के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई बंद हो गई है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त वेलेका टिमिरका में मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। देखिए रिपोर्ट। मैं इस वक्त यूक्रेन के वेलिका दिमिरका इलाके में हूँ। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि किस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हो रहा है, बल्कि युद्ध अमेरिका और रूस के बीच भी शीत युद्ध की तरह ही हो रहा है। मैं इस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हूँ जो शीतल पेय बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और वो कंपनी अमेरिका की है। पूरी दुनिया के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इस कंपनी का। हम और आप भी हिंदुस्तान में इस कंपनी के बनाए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन इस कंपनी को किस तरह से रूस ने एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया है, उसकी तस्वीरें देखिए। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का ऑपरेशनल हिस्सा जो था, बाकी लॉजिस्टिक का हिस्सा है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन ऑपरेशनल हिस्सा जहां कोल्ड ड्रिंक तैयार होता था उसके 3 बड़े टैंक थे और तीनों बड़े टैंक यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। उनके ऊपर हवाई हमला किया गया है और ये हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है रूस के एयर स्ट्राइक में। तो ये अमेरिका का प्लांट है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो यूक्रेन में उसने ये प्लांट लगाया था। और ये जो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करता था। अब इसको ध्वस्त कर देने के बाद कोल्ड ड्रिंक की जो सप्लाई है बाकी जो देश थे वहां पर रुक गई है पूरी तरह से। और ये जो प्लांट है, ये जो शीतल पेय बनाने वाली कंपनी, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का प्लांट है, ये कई 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ ऑपरेशनल हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो टैंक थे 3 बड़े बड़े, इन तीनों बड़े बड़े टैंक को ध्वस्त कर दिया है। ये जो तीनों बड़े बड़े टैंक हैं इनको ध्वस्त कर दिया है और उसके मलबे आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इन खेतों में उसके मलबे फैले हुए हैं और ये जगह है जहाँ से इस कोल्ड ड्रिंक के प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये एक तरह से याद दिलाता है शीत युद्ध के ज़माने का भी, जब अमेरिका और सोवियत संघ, आज का रूस, इसके बीच किस तरह से एक दूसरे के हितों पर कुठाराघात किया जाता था, कैसे एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट को कैसे दबाया जाता था या उनको खत्म कर दिया जाता था, किस तरह से स्पेस से लेकर जमीन तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, देशों को अपने हिस्से में लाने की होड़ थी, और दूसरे को किस तरह से उसके व्यापारिक हित को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो जो तस्वीर है यहाँ पर आपको इस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में दिखाई दे रही, जब रूस के जेट्स ने, रूस के फाइटर जेट्स ने आकर के यूक्रेन की इस फैक्ट्री को जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रूस की सेना के भीषण हमलों और शहर पर कब्जे के दावों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने मारियोपोल में अब तक घुटने नहीं टेके। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक दिन पहले कह दिया था कि रूस की धमकी के आगे उनके सैनिक नहीं झुकेंगे। और वहां के एक इलाके से आई तस्वीरों में ऐसा दिखाई भी दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में उसके कई सैनिक तबाह हुई इमारतों के बीच से रूसी सेना के काफिले की तरफ बढ़ते नजर आए। फिर जैसे ही उनका सामना रूसी सेना के जवानों से हुआ, उन्होंने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन के सैनिकों के हमले से रूसी सेना की कई गाड़ियों में आग लग गई, जबकि ग्रेनेड से किए गए उनके हमले में रूस के कई सैनिक एक दीवार के पास गिरे हुए दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक जैसे ही थोड़ा हिला, यूक्रेन के सैनिक ने वहां फिर ग्रेनेड फेंक दिया। यूक्रेन के मुताबिक उनके इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। और इस बीच रूस की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो अपने जंगी हेलीकॉप्टर और हथियारों की नुमाइश करता दिखाई दिया। साथ ही रूस ने यह दावा किया कि उसने यूक्रेन पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके सबूत के तौर पर उसने वीडियो जारी किया जिसमें आसमान में तेज आवाज के साथ रूस की मिसाइल आगे बढ़ती दिखी। इसके अलावा वीडियो में रूस के खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर K-52 की टुकड़ी नजर आई जो कई घातक मिसाइलों से लैस थी। Он может нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, типа। साथ ही वहां रूस का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तैनात दिखा, जिसके जरिए रूस दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मारने की ताकत रखता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि पुतिन का इरादा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके को अपनी मुट्ठी में करने का नहीं है, बल्कि उनका प्लान उसे पूरी तरह तबाह करने का है।
पिछले महीने कीव और उत्तरी यूक्रेन से अपनी सेना पीछे हटाने के बाद रूस ने उसके पूर्व में डॉनबास इलाके को अपना नया फोकस बताया था, जिसके बाद रूस की सेना ने डॉनबास इलाके में बहुत बड़ा हमला करने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीते कुछ दिनों से रूस की तैयारी की पोल खोलती सैटेलाइट तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें रूस की सेना अलग अलग टुकड़ियों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों वगैरह के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ती नजर आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी बार बार उनके देश के पूर्वी हिस्से पर रूस के नजरें गड़ाए बैठे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी कि कीव और उत्तरी यूक्रेन से बैरंग लौटने का बदला पुतिन डॉनबास में लेने की तैयारी में है। इसलिए वो यूक्रेन के नक्शे से डॉनबास का वजूद ही मिटा देना चाहते हैं, उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं। Вже найближчим часом хочуть буквально добити і знищити Донбас। हालांकि यूक्रेन ने भी आखिरी सांस तक रूस से लड़ने की कसम खाई हुई है, इसलिए उसने एक बार फिर पश्चिमी देशों से और हथियार देने की मांग उठाई, लेकिन इसके साथ ही डॉनबास में रहने वाले अपने लोगों को यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों की तरफ जाने को भी कह दिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के मारिउपोल से। वहां पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, जिससे कई रिहायशी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन का दावा है कि मारिउपोल में अभी भी 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो रूस के हमलों से बचकर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन रूस की फौज उन्हें भी अपने निशाने पर ले रही है, जिसके बाद वहां के लोगों ने दुनिया के तमाम नेताओं ने मदद की अपील की है। और वहीं रूसी हमले की वजह से मारिउपोल में जबरदस्त तबाही देखने को मिली। यूक्रेन ने यह आरोप लगाया कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया है, ताकि वहां रूस की दहशत बढ़ाई जा सके, जिसके लिए उन लोगों ने मारिउपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर फायरिंग भी की। И вот они получили эту квартиру. Я говорю: Андрюша, куда вы идете? Он говорит: мне дороже дети. रूस की मिसाइलों ने लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद कुछ तो सड़कों पर खाना बनाते दिखाई दिए। साथ ही जरूरत का सामान खरीदने निकले लोगों को रोककर सैनिकों ने उनकी तलाशी भी ली। हालांकि रूस की फौज से टक्कर लेने में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा है। मारिउपोल में तैनात यूक्रेन की स्पेशल फोर्स अजोव के कुछ सिपाही वहां पर नजर आए, जो रूसी सैनिकों के ठिकानों की तलाशी में जुटे हुए दिखाई दिया, और उसके बाद उन्हें जैसे ही दुश्मन की आहट मिली, उन लोगों ने वहां पर ग्रेनेड की मदद से कई धमाके भी कर दिए। पोलैंड सीमा के पास यूक्रेन के लवीव शहर को रूस ने अपने मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। बताया गया कि इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इन्हीं हमलों से जुड़े एक वीडियो में कुछ मिसाइलें लवीव शहर की तरफ बढ़ती नजर आईं, जिन्होंने पल भर में इस शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। इस हमले के बाद शहर के चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। एक तस्वीर में तो कार रिपेयर करने वाली दुकान आग की लपटों से घिरी दिखी, जबकि इसके ठीक नीचे ट्रेन चल रही थी, यानी वहां ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं। इसी तरह एक जगह कई लोग बेखौफ सड़क से गुजरते दिखे। असल में उनके पीछे काले धुएं का गुबार दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र आगे बढ़ते रहे। पुतिन की सेना ने जिस जगह ये हमले किए, वहां से यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की सीमा सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। असल में पोलैंड से सटे इलाके में मिसाइल बरसाकर पुतिन ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला तो यह कि उन्होंने यूक्रेन के बर्बाद हो रहे शहरों में एक नाम और जोड़ दिया है, और दूसरा पोलैंड सहित अन्य देशों को ये संदेश भी दे दिया है कि उनका नंबर भी आ सकता है अगर उन्होंने जेलेंस्की की मदद करना जारी रखा। इस मिसाइल अटैक के बावजूद जेलेंस्की सरकार ने साफ किया कि वो झुकने वाली नहीं है। रूस के इस हवाई हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन घायलों में एक बच्चा भी शामिल बताया गया। और यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के सैनिकों ने जो भी रास्ते में आया उसे तबाह कर दिया। राजधानी कीव के जलीसिया गांव तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला जलीसिया गांव से ही होकर आगे बढ़ रहा था। वहीं के लोगों के ने ये बताया कि इस दौरान जो भी रास्ते में आया, रूस के सैनिकों ने उसे बर्बाद कर दिया। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के जलेसिया गांव के पास खड़ा हूं, जो एक हाईवे पर स्थित है। इस गांव का जिक्र इसलिए क्योंकि इस गांव को रूस की सेना ने पूरी तरह से तबाह किया। आपने अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा कि रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर एक काफिले के साथ कीव को घेरने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यही हाईवे है, जिस हाईवे से रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर लंबी लाइन में बख्तरबंद वाहन, टैंक और तमाम मिसाइल के साथ वो बढ़ रहे थे कीव को घेरने के लिए। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है, तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए, ये जो घर था
इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए, तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। आप देखिए इधर वाला घर, दूसरी तरफ का घर देखिए आप सड़क के, तो वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। घर कभी था लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। अगल बगल के सारे घर टूटे पड़े हैं, उनमें आग लग गई थी उस वक्त, और ये पूरा इलाका एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। और ये रोड देखिए आप, इस रोड को बीचों बीच तोड़ दिया था। ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था, ये पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। इसको अब बनाने की कोशिश चल रही क्योंकि रूस की सेनाएं अब यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये गाँव वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि रूस की सेना ने बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी उकसावे के कोई जवाबी फायरिंग या किसी तरह को रोकने की कोशिश इस पर यूक्रेन की सेना नहीं कर रही थी। ये पूरे गांव को तबाह कर दिया। हालांकि बाद में रूस की सेना जब यहां से गई, वापस लौटी घेरा डालने के बाद, तो ये जो नीचे पुलिया थी इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसको अब बना करके यहाँ पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से जारी रखने की कोशिश की जा रही है। काला सागर में डूबने वाले रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा से बचाए गए नौसैनिकों का एक वीडियो रूस ने जारी किया, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद रूस अपने ही जाल में फंस गया और मॉस्कवा जहाज से जुड़े उसके दावों पर सवाल उठने लगे। अब तक हादसे से जुड़ी कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर मॉस्कवा के कुछ वीडियो डाले गए। वीडियो में जहाज से काले धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखा। वीडियो में मॉस्कवा के करीब एक और जहाज दिखा जो शायद नौसैनिकों के रेस्क्यू के लिए पहुंचा था। मॉस्कवा पर लगी आग बेहद भयंकर थी। दावा यह किया गया है कि इस आग में सैकड़ों नौसैनिकों की जान चली गई थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि ये आग कैसे लगी। रूस कहता आया है कि काला सागर में आए तूफान के बाद किसी तकनीकी खामी की वजह से मॉस्कवा में आग लगी, और यूक्रेन का दावा है कि उसकी नेपच्यून मिसाइल के हमलों ने रूस का सबसे घातक जंगी जहाज ढेर कर दिया। लेकिन अब तक रूस ये मानने को तैयार नहीं था कि मॉस्कवा के साथ उसके सैकड़ों नौसैनिक भी डूब गए। दावा किया गया था कि मॉस्कवा पर 510 लोग सवार थे, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि रूस की तरफ से इन दावों पर अब तक कुछ नहीं कहा गया था, जिसके बाद अब रूस ने एक वीडियो जारी किया। इंटरनेट पर डाले गए वीडियो में रूस के कई सैनिक एक कतार में खड़े दिखे। दावा किया गया कि ये मॉस्कवा से बचाए गए नौसैनिक हैं, जिनसे रूस की नौसेना के बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने वीडियो में दिख रहे सैनिकों की गिनती शुरू कर दी। एक न्यूज एजेंसी ने वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि सैनिकों की आगे वाली कतार में करीब 50 नौसैनिक हैं और कुछ नौसैनिक पिछली पंक्ति में हैं। रूस का जो जंगी जहाज काला सागर में बर्बाद हुआ वो कोई मामूली युद्धपोत नहीं था। इसी युद्धपोत ने यूक्रेन में बर्बादी की कहानी लिखी थी। जब से ये युद्धपोत डूबा है तब से पुतिन बेहद गुस्से में है, और एक नया वीडियो जारी होने के बाद तो आरोपों के घेरे में पुतिन ही आ गए हैं। हालांकि रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा पर 500 से ज्यादा जवानों और अफसरों की तैनाती रहती थी। ये बात खुद रूस भी कई बार कह चुका है। 2014 में क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस का जंगी जहाज मॉस्कवा काला सागर में तैनात है। खास बात यह भी है कि रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ऑडियो नहीं है। मतलब इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अफसरों और नौसैनिकों की बातचीत कोई सुन न पाए। और यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन पहुंचे काफी हथियार बर्बाद हो गए। इसके अलावा कीव के पास भी गोला बारूद से भरे डिपो को नष्ट करने का दावा किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक के जंग में रूस की सेना ने यूक्रेन के 139 विमान, 483 मानव रहित विमान और 250 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2337 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन जंग पर काला सागर में अपनी जंगी जहाज पर हमले से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुछ ऐसे विमान देखे गए हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु बम बरसाने के लिए किया जाता है। माना जा रहा है कि अपने जंगी जहाज मॉस्कवा के डूबने के बाद रूस और यूक्रेन की जंग का रुख बदल सकता है। अरुण सिंह यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, ये बेहद ही डरा देने वाली खबर है।
काला सागर में रूस का युद्धपोत मॉस्को जब से डूबा है तब से पुतिन बेहद गुस्से में हैं। लगातार वो धमकियां दे रहे हैं और अब तो उन्होंने परमाणु बम गिराने वाले फाइटर प्लेन उड़ा करके इस धमकी को और ज्यादा मजबूती दे दी है। इसके पहले भी वो फिनलैंड और स्वीडन दोनों को धमकी दे चुके हैं कि परमाणु युद्ध हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देश नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगला निशाना परमाणु युद्ध का पुतिन द्वारा कौन सा देश बनेगा, कब बनेगा, ये सारी बातें पुतिन के दिमाग में हैं। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि अब तक रूस ने जंगी जहाज मॉस्को के डूबने पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इतना साफ है कि मॉस्को का डूबना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन में रूस की फौज के हमले तेज हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मॉस्को पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं। और ऐसा होने की कुछ अहम वजह भी सामने आई। सबसे अहम बात यह कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुछ खास प्लेन देखे गए। ये प्लेन हैं Tu-95, जिन्हें परमाणु बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक नहीं बल्कि रूस के ऐसे 4 प्लेन यूक्रेन की सीमा के पास देखे गए। दावा यह किया जा रहा है कि मॉस्को पर हुए हमले ने पुतिन को झकझोर कर रख दिया। उनके सब्र का बांध टूट चुका है। जल्द से जल्द इस जंग का अंत करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस जंग में अब वो परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही रूस ने कहा था कि अगर रूस के वजूद को खतरा होगा तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रूस की इस बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि रूस परमाणु बम गिरा सकता है। यहां तक कि उन्होंने ऐसी दवाओं का स्टॉक जमा करने को कहा था जो रेडिएशन के असर को कम कर सकें। मतलब ये कि तैयारी परमाणु बम के हमले से बचने के लिए शुरू हो चुकी है। रूस का आक्रमण पिछले 4 दिन में काफी तेज हुआ। खास तौर पर खार्किव और ल्वीव में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक ऐसे कारखाने पर भी मिसाइल दागी गई जहां नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलें बनाए जाने का दावा किया जाता था। इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की झुंझलाहट माना जा रहा है। दावा है कि मॉस्को के डूबने की घटना के बाद से उनका सब्र जवाब दे चुका है। और रूस के हमले के बीच यूक्रेन की सेना भी करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लुहांस्क में एक रूसी टैंक को उड़ाने का दावा उसकी ओर से किया गया है। इस वीडियो में टैंक का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ दिखाई दिया। दावा किया गया कि हमले के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक टैंक को घेर लिया और उसे उड़ा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के परमाणु हमले के गेम प्लान को लेकर पश्चिमी देशों को आगाह किया और हमले से निपटने के लिए तैयारियां शुरू करने की नसीहत तक दे डाली। यानी रूस लगातार परमाणु हमले की जो धमकियां दे रहा है वो गीदड़ भभकी नहीं बल्कि सच साबित हो सकती हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने अंदेशा जता दिया कि यूक्रेन में अपनी भदपिट्टी देख पुतिन इतने ना बौखला जाएं कि वाकई परमाणु हथियार दाग ही दें। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले से निपटने के लिए एंटी रेडिएशन दवाएं इकट्ठा करने और बंकर तैयार करने तक को कह दिया। Коли вона буде, і не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि परमाणु हमले को लेकर रूस के किसी भी दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому. Будь-яку зброю. І вірити не можна. ज़ेलेंस्की का ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि यूक्रेन की जंग की शुरुआत में ही पुतिन ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को अलर्ट पर रहने का आदेश देकर सनसनी फैला दी थी। हालांकि तब भी अमेरिका ने इसे दुनिया को डराने का पैंतरा बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब तो ज़ेलेंस्की नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख भी आगाह कर चुके हैं कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है और पुतिन यूक्रेन में जंग जीतने के लिए कम ताकत वाले परमाणु बम चला सकते हैं। लेकिन नाम पर मत जाइए, ये बम कहने को ही छोटे हैं लेकिन तब भी तबाही बड़ी ही मचाते हैं और जिस शहर पर फट जाएं उसका नामो निशान मिटाने का दम रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास ऐसे कम ताकत वाले परमाणु हथियारों की गिनती 2000 के करीब है। और तो और रूस के पास पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में छोटे परमाणु बम दाग कर जंग में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। और बड़ी खबर दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा की से जुड़ी हुई, जहां पर दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में धार्मिक यात्रा निकालने वाले आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने बिना इजाजत के ही यात्रा गैर कानूनी तरीके से निकाली और इसके अलावा बिना इजाजत लोगों को इकट्ठा किया जिससे 2 समुदायों के बीच टकराव होने की संभावना बनी। तो आयोजकों पर भी अब FIR दर्ज कर ली गई है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की जांच करने पहुंची जांच टीम पर पथराव हो गया। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 14 टीमें बनाई जो हिंसा के आरोपियों की तलाश में जहांगीरपुरी पहुंची।
लेकिन अंदर घुसने से पहले ही उन पर कुछ पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने नए सिरे से तैयारी की और फिर आरोपियों की तलाश में जहांगीरपुरी इलाके में घुसे। जहांगीरपुरी में क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर एक शख्स को यहाँ पर हिरासत में लेने के लिए गई थी, तभी अचानक वहाँ पर उन पर पत्थर फेंके गए हैं। 2 दिन पहले हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है और उसकी नजर डिजिटल सबूतों पर भी है। जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस मिलते हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले के बाद कुछ वीडियो भी वायरल हुए, जिनमें कुछ लोग पथराव और फायरिंग करते दिखाई दिए। खबर है कि पुलिस ने इस वीडियो में दिख रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस को पहले से उस शख्स की तलाश थी जिसने जहांगीरपुरी में गोली चलाई थी। और कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो में नीले कुर्ते में दिख रहा शख्स वही आरोपी है। इस वीडियो में दिखा कि कैसे लोग जमकर पत्थर चला रहे थे, लेकिन अचानक नीला कुर्ता पहने एक शख्स आया और उसने ठाए से गोली चला दी। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम सोनू शेख बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। कहा जा रहा है कि सोनू शेख हिंसा के एक और आरोपी सलीम चिकना का भाई है। अंसार और सलीम चिकना नाम के दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा जा चुका है। हिंसा पर अब तक जांच कहां तक पहुंची, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम आरोपियों के खिलाफ कैसे सबूत जुटा रही है, इन सभी बातों पर न्यूज़ 18 ने स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से बात की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जो एक मुख्य आरोपी है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, फायरिंग करता हुआ जो शख्स नजर आ रहा था, उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल सीपी कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक जी हैं। सर, ये जो फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है, इसका क्या नाम है, क्या प्रोफाइल है, कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम है सोनू शेख एलियास यूनुस एलियास इमाम। ये जो घटना हुई है शनिवार की, उसका ये सबसे बड़ा कैच अगर अब तक का अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से वो फोटोग्राफ में और वीडियो में देखा है, जिस दुर्दांत तरीके से ये गोलियां चला रहा है पुलिस की तरफ और बाकी लोगों की तरफ, तो इस पर हमारी टीम, स्पेशल टीम काम कर रही थी पिछले 2 दिनों से और हमें सफलता मिली है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ एंड अदर की टीम को, और हमने इसको नैब किया है। इससे आगे की पूछताछ हो रही है। जो रैली थी सर, जो शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती के दिन, क्या उसकी परमिशन पुलिस से ली गई थी या वो बिना परमिशन के निकल रही थी? देखिए, उस दिन 3 हनुमान शोभा यात्राएं थी। 2 जो सुबह में 11 बजे और 1 बजे का टाइमिंग जिसका था, उसको परमिशन दी गई थी। ये जो तीसरी वाली जो शोभा यात्रा थी, ये 1 दिन पहले शाम में इन्होंने एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दिया था, इसको परमिशन नहीं मिल पाई थी। सर, इसी से जुड़े जो आयोजक हैं उनसे पूछताछ हो रही है, जो अलग अलग हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। क्या उस मामले में कोई FIR भी दर्ज हुई है कि केवल अभी इंटरोगेशन चल रहा है उन लोगों से? नहीं, उनको ज्वाइन किया गया है, एक जो इंक्वायरी है और एक जो केस दर्ज हुआ था उसमें। और दिल्ली हिंसा में जैसे जैसे पुलिस का एक्शन बढ़ रहा है, उसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी नेता जहां पुलिस के एक्शन सही ठहरा रही है और दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है, अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार हन दीजिए। यहां पर एक नहीं, 100 के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। उनको पता ही है कि जिहादियों के हाथों में तलवारें नहीं, RDX, जिलेटिन, बम और बारूद भी आए हैं, लेकिन उससे भी हिंदुस्तान की जनता ने सहा है और ऐसे आतंकवादियों से निपटे भी हैं। बाकियों की भी इकट्ठा करके मोहब्बत का, अमन का, पीस का मैसेज दो और काउंसलिंग करो। पुलिस ने कुछ अपडेट करा था, कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया? हाँ, जो भी गुनाहगार है, पुलिस को यही हमने बेनती करी है कि अंडर प्रेशर मासूम को सजा ना मिले तो गुनाहगार बचे ना। जानबूझ के कराया गया है, वरना इसे रोका जा सकता था। देश में जो माहौल था, उसके बाद उस प्रोसेशन के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? उस जामा मस्जिद के पास पुलिस मौजूद क्यों नहीं थी? अगर पुलिस मौजूद होती तो क्या ये मुमकिन था? क्या ये संभव था? ये संभव नहीं था।